अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। IS 16 जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है और वो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हमें बताता है। तो हमने ऑडिट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑडिट में हमने ये देखना होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो एज़ पर IS 16 ही अकाउंट फॉर हुआ है या नहीं। और बाकी वैसे ये जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है वो एक रिस्की एरिया है ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस। और दूसरा ओनरशिप के लिहाज से भी कि आप का जो है प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्केजुअल होता है एक नोट, जो नोट्स टू द अकाउंट में एक स्केजुअल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हम बताते हैं, दिखाते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्लांट एंड इक्विपमेंट के डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट जो जो भी हैं उन पे डेप्रिसिएशन रेट क्या है और उनमें हमारे ओन्ड कितने हैं, लीज पे कितने हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा एक रिस्की एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑडिट इसका किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और इसके ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी टोटल, जो हमारे बैलेंस शीट में भी होती है फिक्स एसेट के नाम से या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से, जहाँ पे प्लांट ना हो जिस कंपनी में फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइड करती हो या जो है कोई और जो है वो सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हो जिनके पास प्लांट ना हो, तो या एनजीओज़ हो गई, बैंक्स हो गए, तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आता। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ज़्यादातर जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास प्लांट भी अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें जो है वैल्यूज़ आ जाएगी बैलेंस शीट की, जो उसकी टोटल नेट बुक वैल्यू जो एज इट हमारे ईयर एंड पे स्टैंडिंग है, तो वो वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी करंट पीरियड की और प्रायर पीरियड की। यहाँ से हमारे पास जो है वेरिएंस आ जाएगा कि वो जो है कितना चेंज आया है इसमें। तो ये शीट जस्ट टू आइडेंटिफाई द वेरिएंस बिटवीन करंट पीरियड एंड प्रायर पीरियड बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 150 है, इधर हमारे पास 100 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि 50% से जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो गया। अब इस इंक्रीज़ की रीज़न क्या हो सकती है कि न्यू जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो परचेज़ किए होंगे, इसलिए आ सकता है क्योंकि अगर न्यू ना परचेज़ किए हो तो इसको तो कम हो जाना चाहिए था क्योंकि ड्यू टू डिप्रिसिएशन और जो है डिस्पोजल्स। लेकिन ये अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब न्यू परचेजेस कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें यहाँ पे ब्रेकअप आ जाएगा। ब्रेकअप वाइज हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम व्हीकल्स लिख लेते हैं। इस तरह क्लास ऑफ एसेट्स का जो है हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इसमें 100 का आ गया, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में 90 का था, ये जो है 200 का था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फिक्सचर एंड फर्नीचर जो है वो 11% से जो है वो इंक्रीज़ हो गया और दूसरी साइड पे व्हीकल जो हैं वो 25% से डिक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पे इंक्रीज़ आया फर्स्ट फिक्सचर एंड फर्नीचर में, तो ये ऑब्वियसली जो है परचेजेस की होंगी ड्यूरिंग द ईयर। और ये अगर व्हीकल डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब परचेजेस जो हैं वो नहीं की, बल्कि जो है डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा बढ़ गया ड्यूरिंग द ईयर और उसकी वजह से हमारा नेट बुक वैल्यू लेस हो गई है। और अगर एडिशंस हुई भी है, फॉर एग्जांपल ये परचेजेस अगर हुई भी हैं व्हीकल्स में, तो वो इतनी परचेजेस नहीं हुई जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है ड्यूरिंग द ईयर। डिप्रिसिएशन की अमाउंट ज़्यादा थी और परचेजेस की अमाउंट कम थी, इसीलिए हमारा जो है ओवरऑल व्हीकल जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हम आइडिया लगा सकते हैं स्टार्ट में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही कि अच्छा इसमें हुआ क्या होगा और ऑडिट में जो है हमारा रिस्क कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है हम कह रहे हैं परचेजेस हुई हैं, तो हमने स्टार्ट में ही अपने माइंड में बना लेते हैं प्रोसीजर कि अच्छा यहाँ पे मैं जो है वो जो परचेजेस हैं उसको मैं वाउच कर लूँगा, उसके मैं जो है बैंक ट्रेसिंग देख लूँगा, उसके मैं बाकी सपोर्टिंग एविडेंसेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स मैं देख लूँगा कि ये परचेजेस जो हुए हैं वो वाकई में परचेजेस थे भी या नहीं, ये कंपनी ने अपने मतलब परचेजेस थे या कहीं से रिलीज़ वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी हम चीज़ें देख सकते हैं और यहाँ पे जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये डिप्रिसिएशन का रीज़न होगा। तो इसीलिए हम जो हैं इसमें डिप्रिसिएशन वो तो हम वैसे भी रिकैलकुलेशन करते हैं सारे पे, तो यहाँ पे हमें जस्ट प्रोसीजर जो है वो रिकैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्केजुअल हम दिखाते हैं नोट्स टू द अकाउंट में, वो इस तरह का होता है
कि डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू, देन एडिशंस जो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, डिलीशंस जो डिस्पोजल्स हुई हैं, और नेट बुक वैल्यू, डिप्रिसिएशन चार्ज कितनी थी, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कितनी है। यही क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू टोटल यहाँ जो आती है ना हमारे पास, यही हमारे बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। और इसी तरह ये तो करंट ईयर का जो है समझ लो कि करंट ईयर का डेटा है, और इसी तरह हम प्रायर ईयर का भी बताते हैं, और यहाँ पे नीचे हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट आ जाते हैं। तो ये जो है वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक और बाकी IFRS के अपने डिस्क्लोजर्स के भी अकॉर्डिंग आपने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज करना होता है ये सब कुछ रिगार्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट एरिया, और इन सारी चीज़ों को जो है फिर देन हमने ड्यूरिंग आवर ऑडिट एग्जीक्यूशन हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू, ये तो हमारे पास जो लास्ट ईयर की बुक वैल्यू होगी ये वाली नेट बुक वैल्यू, क्लोजिंग जो नेट बुक वैल्यू है ये वाली, इधर जो भी होगा 100 फॉर एग्जांपल है लास्ट ईयर में, तो इस साल हमारे पास ये 100, ये तो सीधा सीधा वहाँ से आ जाएगा। देन हम इसमें ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस किए हैं 50, एंड फॉर एग्जांपल डिस्पोजल हमने किए हैं 30, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल दिस। तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू में हम ऐड कर लेते हैं अपने परचेजेस, लेस कर लेते हैं अपने डिस्पोजल्स, और लेस कर लेते हैं अपने डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 100 के ओपनिंग नेट बुक वैल्यू 100 थी, और बीच में फिर हमने एडिशन फर्दर भी जो है 50 की परचेजेस भी किए हैं, बाकी हमारे डिस्पोजल 30 का हुआ, डेप्रिसिएशन 20 की हुआ, तो हमारे पास क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू 100 ही आ गई। और यही हमारी जो नेट क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू होती है जो हम फेस पे बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, तो ये वैल्यू होती है वो वाली। ठीक है, तो ये सारी जो है क्लास ऑफ एसेट के अकॉर्डिंग हम सारों का जो है इसी तरह बताएंगे कि ओपनिंग कितनी थी, परचेजेस कितनी की है, डिस्पोजल्स कितनी हुई हैं, और सारा क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। ये वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट क्लाइंट है वही प्रिपेयर करता है, तो वो आपको ये जो है प्रिपेयर करके देगा ये पूरा स्केजुअल। बस आपने जो है ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन आपने जस्ट इसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अब इस पे डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं, तो चलें आगे देखते हैं कि हम इस पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास TR6 की कंप्लेंट्स आ जाती है कि जो सी आई के पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टेक्निकल रिलीज़ आती रहती हैं, तो उसमें वो बताता है कि जो है TR6 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये ICAP की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि ये जो कंपनी फिक्स एसेट रजिस्टर जो मेंटेन करेगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन होना चाहिए कंपनी के पास, हर टाइप की कंपनी के पास। तो ये सारा जो है वो TR6 हमें बताता है, तो इसकी एक चेकलिस्ट हमने बनाई हुई है, तो आप भी इसको जो है वो अपने वर्किंग पेपर में ऐड कर सकते हैं। और ये आपने जो है फॉर नॉन कंप्लायंस ये आपने देखना होगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, ओरिजिनल कॉस्ट, डेट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है, और यहाँ पे आपने जस्ट टिक या क्रॉस अगर है तो वो मार्क कर लेना है। अब जहाँ पे क्रॉस होगा तो इसका मतलब कंपनी का जो सा फिक्स एसेट रजिस्टर है वो TR6 के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए एक रिस्की फिर एरिया होगा कि जो है इनका फिक्स एसेट रजिस्टर अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो इसका मतलब इनके जो डेप्रिसिएशन हैं या परचेजेस हैं या ओवरऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मिसस्टेटमेंट के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने टेस्टिंग भी जो है वो बढ़ानी चाहिए फिर फर्दर अगर यहाँ पे इस तरह की नॉन कंप्लायंसेस नज़र आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने TR6 की चेकलिस्ट हमने परफॉर्म कर ली है। देन हमने देखने के अच्छे परचेजेस, ओपनिंग नेट बुक तो है वैल्यू, तो मैंने आपको बताया कि ये लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग वैल्यू होगी वही हमारी ओपनिंग बुक वैल्यू बन जाएगी। तो इस पर तो हमें अगर ऑलरेडी ऑडिट हुआ होगा इसका, तो इसीलिए हमें इसका जो है वो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने देखने परचेजेज जोन सी होती हैं ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेज हुई हैं उसके हम प्रॉपर वॉचिंग सपोर्ट जो है परफॉर्म करेंगे, उनकी सपोर्टिंग एविडेंसेस देखेंगे, उनके लिए रिक्विजिशन देखेंगे, कोटेशंस जो एसेट के लिए प्रिपेयर की गई हैं, और कंपेरेटिव स्टेटमेंट, बोर्ड अप्रूवल, ये बोर्ड अप्रूवल जो है वो ऑब्टेन किया था इस एसेट को परचेज़ करने के लिए या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होगी। और गेट इनवर्ड पास GRN। ठीक है, सपोर्टिंग अदर सपोर्टिंग या बैंक स्टेटमेंट की में से ट्रेसिंग कर लेंगे कि अमाउंट की ये अमाउंट आपने वेंडर को पे भी की है, तो इसका मतलब आपकी जो सी फर्दर एश्योरेंस आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन जो सी भी परचेजेस हैं ये मशीनरी के लिए अलग है, इक्विपमेंट के लिए अलग है, तो ये हम सारा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर एसेट की डिटेल लिखेंगे, और जो है उसके आगे हम ये
सपोर्टिंग एविडेंसेस डॉक्यूमेंट जो हैं वो हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग ऑडिट। तो यहाँ से हमारी परचेजेज जो है वेरीफाई हो जाएगी। दैन हमारे पास हैं रिलेशंस की नेट बुक वैल्यू, मतलब जो से हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल्स की हैं वो हमारे पास उनकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए भी हम सेम वाउचिंग परफॉर्म करेंगे और ये सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस हम देख सकते हैं, मोड ऑफ डिस्पोजल, गेट आउटवर्ड पास, एक्वायरर जो जिसने परचेज़ किया उसका नाम क्या था, बोर्ड अप्रूवल जो है वो है या नहीं है। देन हमारे पास कॉस्ट उसकी आ जाएगी, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ जाएगी, कॉस्ट माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो नेट बुक वैल्यू, उसी पे ही हमने जो डिस्पोजल्स हैं वो अपनी उधर डिस्क्लोज़ करनी है अपने स्केजुअल में। तो ये हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखें नेट बुक वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। प्रोसीड्स कितनी थी टोटल और गेन लॉस हमारा कितना है, ये गेन लॉस हमारा देन प्रॉफिट एंड लॉस में हमने फिर इसको डिस्क्लोज करना होगा कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारा कितना था। तो वो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। देन हमारे पास ऑथराइजेशन सपोर्टिंग, बाकी सपोर्टिंग हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह एडिशन में हमने परफॉर्म की थी, सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की थी, इस तरह हम ये डिस्पोजल्स के लिए भी ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन। और ये हमने सैम्पल बेसिस पे करना होगा, ये दोनों परचेजेस भी और डिस्पोजल्स भी। तो यहाँ इसके लिए हम जो हैं, जो भी आप ऑडिट फॉर्म में आपका सैम्पल निकालने का जो भी तरीका है, तो वो हर ऑडिट फॉर्म में डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो भी तरीका आपका फॉर्म में होगा, यूजुअल जो जनरल तरीका होगा, उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे सैम्पल अपना निकालेंगे टोटल परचेजेस और टोटल डिस्पोजल्स में से, और उस पर जस्ट जो सैम्पल आएगा उस पर आपने बस सिर्फ ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। देन हमारे पास स्केड्यूल में फर्दर क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज। अब डिप्रिसिएशन चार्ज हमने रिकैलकुलेट करना होगा ऑब्वियसली, और तो इसके लिए कोई प्रोसीजर ऐसा है नहीं। तो रिकैलकुलेशन के लिए हमें पता है कि नीचे हमारे पास डिप्रिसिएशन जो परसेंटेज होती है वो भी गिवन होती है, कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक ये उन्होंने डिप्रिसिएशन परसेंटेजेस जो हैं वो सेट की होती हैं। तो हमने जस्ट बस जो है वो डिप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने देखना होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो वो हमने जो है उन कंपनी की पॉलिसीज़ जो हैं वो रिव्यू करनी है। उससे पहले हमें वहाँ से पता लग गया कि अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी यूज़ करती है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर फर्दर जो है इसकी डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन किस तरह करनी है कि वेंडर नेम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी जैसे भी आपने परचेज़ किया होगा, पर्टिकुलर एसेट की जो है वो डिटेल आ जाएगी, परचेज़ डेट आ जाएगी, ईयर एंड डेट, पीरियड, मंथ, कि हमारे जो सा अकाउंटिंग पीरियड है, जो ऑडिट पीरियड है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, वो उसमें कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं इस एसेट के, और रेट कितना है और कॉस्ट कितनी है, और यहाँ से हम अपना डिप्रिसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं अपना जो सा परचेज़ डेट थी वो थी 1 जनवरी 2023, ईयर एंड हम लिख लेते हैं 30 जून 2023। अब इसमें हमने निकाल लेना है कि हमारे ईयर में जो है कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं। जी, तो ये हमारे पास आ गए हैं कि 6 मंथ जो हैं वो हमारे पीरियड में फ़ॉल कर रहे हैं, जो इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। 30 जून 2023 जो है हमारे कंपनी का जो है वो ईयर एंड है। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक हमारा ऑडिट पीरियड है। तो हमारे ऑडिट पीरियड में हमने देख लिया कि 6 मंथ्स फॉल कर रहे हैं। रेट हम इसका लिख लेते हैं कि 15% फॉर एग्जांपल, और कॉस्ट हम इसकी लिख लेते हैं 1 लाख लिख लेते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन अब आप यहाँ पर किस तरह निकाल सकते हैं, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट कर लेंगे, और इसको सबसे पहले कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये हमारे पास 12 मंथ्स की डिप्रिसिएशन आ जाएगी, और इसमें हमने आइडेंटिफाई करनी है, रिकैलकुलेट करनी है अपने 6 मंथ्स पीरियड की सिर्फ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7500 जो है वो हमारे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह हमने फर्दर बाकी चीज़ों का भी जो है इक्विपमेंट, मशीनरी, ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट के लिए हमने अपनी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है, सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। इसी तरह अगर नेटबुक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें हमने जो है
कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कर लेते हो, जो सी नेटवर्क वैल्यू आती है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने रेट के साथ, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये हमने हर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए परफॉर्म कर लेनी है। अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स के लिए हम अलग अलग क्यों परफॉर्म करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसमें रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 15% था, इक्विपमेंट में हमारे पास 10% होगा, तो इसीलिए हम इसको जो है अलग अलग ही कैलकुलेट करें तो ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। इसी तरह हमने डिप्रिसिएशन जो उनसे डिलीशन है, डिस्पोजल्स हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए भी हमने डिप्रिसिएशन चार्ज वो निकालना होगा कि उसमें डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है ड्यूरिंग द ईयर। अब फॉर एग्जांपल हम मिड ऑफ द ईयर जो है वो हमने ऐसे डिस्पोज कर दिया, तो मिड ऑफ द ईयर अगर किया तो इसका मतलब 6 मंथ जो है वो हम डिप्रिसिएशन चार्ज हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसका 6 मंथ का हम इस तरह डिप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, जिस तरह हमने परचेजेस के लिए अभी कैलकुलेशन की है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है डिप्रिसिएशन परचेजेस और डिस्पोजल्स के अलावा बाकी जो उनसे एसेट्स हैं उसके लिए भी हम जो है वो डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेंगे। वहाँ उसके लिए हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कॉस्ट, डिस्पोजल्स जो ड्यूरिंग द ईयर जो हुई हैं वो कितनी है, रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बच गई हमारे पास। अब रिमेनिंग कॉस्ट में हमने परसेंटेज पर लगा लेनी है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा डिप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट, ठीक है। इसकी डिप्रिसिएशन और रिमेनिंग एसेट को हम यहाँ पे लिख लेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल हम यहाँ पे लिख लेंगे और डिप्रिसिएशन ऑन परचेजेस हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास लैंड है, लैंड पे तो चलो डिप्रिसिएशन कोई नहीं होती, लेकिन बिल्डिंग अगर है यहाँ पे हमारे पास टोटल डिप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी कि परचेजेस पे डिप्रिसिएशन कितनी है, डिस्पोजल्स पे कितनी है, और उसके अलावा जितने एसेट्स हैं उस पर डिप्रिसिएशन कितनी है, उस यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और टोटल हम जो है अपना स्केजुअल में अपने इस टोटल के साथ मैच कर लेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज। तो ये अगर मैच कर रहा हुआ तो वो जो है इसका मतलब मैनेजमेंट ने जो भी कैलकुलेशन की है डिप्रिसिएशन की वो ठीक की है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर मैच ना कर रहा हुआ तो देन आपने मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लेना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेयरमेंट चेकलिस्ट। अब IS 36 हमें जो है इम्पेयरमेंट का भी बताता है कि इम्पेयरमेंट अगर जहाँ पर है तो वहाँ पे आपने इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करना है। इम्पेयरमेंट के लिए हमने देखना है कि भाई हमारी केयरिंग वैल्यू जो है वो रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा जो है वो तो नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि हमने जो है वो चीज़ें देखनी होगी कि इन रीज़न्स की वजह से हमारा जो है वो कैरिंग अमाउंट और उसकी वजह से हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कुछ, कुछ हमारे पास इंटरनल सोर्सेज हैं। तो ये एक चेकलिस्ट हो, आप जो है इसको रीड कर लें, और ये जो है हम ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन हम इंक्वायर कर सकते हैं कि इस तरह की कोई, या हम ख़ुद भी जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इस तरह की कोई फैक्टर जो है वो कोई कंपनी के साथ जो है फॉल तो नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से हमारे इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा हो हमारे फिक्स एसेट पर, ठीक है। अगर इसमें कोई भी फैक्टर हमारे जो है उसमें फॉल कर रहा है तो देन हमें उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं उनकी इम्पेयरमेंट असेसमेंट चाहिए होगी कि उन्होंने जो भी मैनेजमेंट ने, अब इंडिकेटर्स अगर हो IS 36 हमें ये बताता है कि अगर इंडिकेटर्स हैं तो जो है अपने इम्पेयरमेंट असेसमेंट करनी है और उसमें अपने कैरिंग वैल्यू को अपने रिकवरेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर इंडिकेटर्स नहीं है तो फिर आपने इम्पेयरमेंट जो सी रिव्यू है, जो असेसमेंट है वो उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी इंडिकेटर हमारा अगर फॉल कर रहा है उसमें है तो देन हम एक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से असेसमेंट उनकी, और असेसमेंट में हम देखेंगे कि हमारी कैरिंग वैल्यू जो है वो रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास फिज़िकल वेरिफिकेशन की एक शीट है हमारे पास, ये इसमें हम सैम्पल बेसिस पे जो है वो एसेट्स की हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन के जो है, ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूशन कह रहा हूँ सॉरी, ईयर एंड पे हमें जो है ये करना चाहिए। ईयर एंड पे हम जो है ये देखेंगे कि ये एसेट्स जो हैं जो कंपनी ने अपने फिक्स एसेट रजिस्टर में भी इंक्लूड किए हुए हैं और हमारे बैलेंस शीट में भी आ रहे हैं ईयर एंड पे, तो क्या ये एसेट जो हैं वो ईयर एंड पे अवेलेबल थे भी या नहीं एक्चुअल में। तो इसके लिए हम जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एसेट की डिटेल आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी कि लोकेशन कौन सी एसेट की, उसका कोड आ जाएगा, हर एसेट का एक यूनिक कोड होता है। और देन हम इसमें कंडीशन का बता देंगे कि कंडीशन जो है वो एसेट की कैसी थी, और इंस्पेक्शन जो भी हमने की है तो उसका बता देंगे कि क्या इंस्पेक्शन हमने की है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे ऑन सैम्पल बेसिस, ठीक है। देन हमारे पास है R&M, इसका मतलब है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो सा होता है वो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस शो करती है, तो उसमें भी हमने सैम्पल बेसिस में जो बड़े बड़े अमाउंट के जो एक्सपेंस होंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के
उसमें बड़ी-बड़ी अमाउंट के जो हैं वो हमने सैंपल उठा लेना है और उसमें हमने ये देखना है कि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो कहीं कैपिटलाइज़ तो नहीं होना चाहिए था और कंपनी ने क्या पता जो है वो गलती से एक्सपेंस आउट कर लिया और होना उसको जो है कैपिटलाइज़ होना चाहिए था। तो इस तरह की जो है चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस शीट में उसकी डिटेल आ जाएगी हमारे पास, हर एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो भी है, और उसमें हम फिर जो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे, वहाँ से हम जो है वो आइडिया अपना लगाएंगे कि ये हमारा कैपिटलाइज तो कहीं नहीं होना चाहिए था। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में अगर इन्होंने चार्ज किया है तो क्या ठीक चार्ज किया या नहीं, ठीक है। देन हमारे पास है डिप्रिसिएशन रेट रीजनेबलनेस। यहाँ पे हमने जो भी कंपनी ने अपने डिप्रिसिएशन रेट सेट किया हुए हर क्लास ऑफ एसेट के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग का 5% है, व्हीकल्स का 20% है, इसको हमने मैच करना है अपने जो भी इंडस्ट्री है, हमारे ऑडिट क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में हमने 2-3 और कंपनीज़ का डेटा उठा के इसी तरह डिप्रिसिएशन रेट उठा के देख लेने हैं कि हमारे जो ऑडिट क्लाइंट है क्या उसने जो डिप्रिसिएशन रेट लिए हुए हैं क्या वो रीज़नेबल है भी या नहीं है। इस तरह तो नहीं है कि जो इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज़ हैं वो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए ले रही है 10% और हमारा ऑडिट क्लाइंट ने जो है उसने 40% जो है डिप्रिसिएशन रेट सेट किया हुआ है बिल्डिंग के लिए, तो वो जो है रीज़नेबल नहीं है। तो इसलिए हम जो है एक रीज़नेबल टेस्ट भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं बाकी तो हमारा जो है वो मैच कर रहा है बाकी कंपनीज़ के साथ भी, लेकिन व्हीकल्स और फिक्सचर एंड फर्नीचर नहीं मैच कर रहा है। व्हीकल्स में देख लें आप, ऑडिट क्लाइंट ने लिया हुआ है 20% रेट और बाकी कंपनी 1 ने 10%, कंपनी 2 ने 10% और कंपनी 3 ने 15% लिया हुआ है। तो हमारा जो सा अपना जो सा 20% है डिप्रिसिएशन रेट, ये बहुत ज़्यादा है बाकी कंपनीज़ के लिहाज से। जो इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज़ हैं उसके लिहाज से कॉम्पिटिटर्स का भी आप डेटा उठा सकते हैं या जो भी और कंपनीज़ हैं उनका भी डेटा उठा के देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमने जो है ऑडिट क्लाइंट ने ज़्यादा रेट चार्ज किया हुआ है, तो इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि ये रेट क्यों सेट किया है। अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो तो हमारे लिए भी ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है कि ये जो है 20% ये क्यों ज़्यादा डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास इसी तरह 15% फिक्सचर एंड फर्नीचर में भी आ रहा है जो हमारे इंडस्ट्री में कंपनीज़ के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी हमने सेम पहले इंक्वायर करना है और अगर रीज़न वैलिड लगती है तो ठीक, वरना वैलिड नहीं लगती तो ये हम जो है रिपोर्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी अगर किसी टॉपिक पर आपको फ्यूचर में कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए वो मैं उस टॉपिक पर वीडियो एक बनाऊँ। और इसी तरह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।